Chapter 6 EMI Electromagnetic Induction. Now we are going to discuss Chapter 6 NCERT Electromagnetic Induction. इस चैप्टर में हम कुछ सिंपल वर्ड्स, सिंपल फिनोमेना पढ़ेंगे. हाउ कैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म. पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो अलग अलग ब्रांच माना जाता था. इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच थी और मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच थी फिजिक्स की. यहां फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उनके बेसिस पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में कोरिलेट किया, आपस में रिलेट किया. उन्होंने बताया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट टू सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. मैग्नेटिक थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट पर फैराडे ने एक कॉइल ली. एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी. उन्होंने एक कॉइल ली और उस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया. गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट current in the circuit, which is used to detect small current in the circuit. ये सर्किट के अंदर बहुत स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. तो इन्होंने कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और एक मैग्नेट ली, बार मैग्नेट. इन्होंने देखा कि जब बार मैग्नेट को मोशन कराया जाता है रिलेटिव टू कॉइल, बार मैग्नेट इज इन मोशन रिलेटिव टू कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन आता है जो इस बात का एविडेंस है कि मैग्नेट के मोशन करने से करंट प्रोड्यूस हुआ. मैग्नेट के मोशन की वजह से एक सर्किट में करंट प्रोड्यूस हुआ. जैसे ही मैग्नेट मोशन करती है तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो ये बताता है कि मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो ये बात तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो रही थी कि मैग्नेट के मोशन से यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था. इसका मतलब सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रही है. लेकिन ये करंट प्रोड्यूस क्यों हो रही है? मैग्नेट के मोशन से ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है और डिफ्लेक्शन आ रहा है. अब इसकी कॉज को स्टडी करें. किसी भी मैग्नेट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो मैग्नेट से बाहर एन टू एस मूव करती है. एन टू एस और मैग्नेट के अंदर क्लोज कर्व होने की वजह से एस टू एन मूव. इनका डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर एन से एस होता है और मैग्नेट के अंदर एस से है, इसलिए ये क्लोज कर्व होता है. ये फील्ड लाइन्स ऐसे हैं जो कहीं से घूमकर आकर एस पर एंटर करेंगी. ये फील्ड लाइन्स जो ऐसे आकर यहां एंटर करेंगी. जब हम किसी मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस कॉइल में अंदर एंटर हो जाती है. ये फील्ड लाइन्स जब हम इसके क्लोज लाएंगे तो फील्ड लाइन्स इसके अंदर से एंटर हो जाएगी, इसके अंदर से पास आउट हो, इस कॉइल के अंदर एंटर हो जाएगी, जिससे कॉइल के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स डिटेल में आगे इसको हम डिफाइन करेंगे. जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से एंटर होंगी तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल इंक्रीजेज.
और जब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास आउट होंगी इस कॉइल से, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल डिक्रीजिंग, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा भी और घटेगा भी। जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तो इसकी फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर एंटर हो जाएंगी और इस कॉइल से लिंक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब इसको ऐसे दूर ले जाएगी तो फ्लक्स लाइन इस कॉइल से बाहर आने लगेंगी और कॉइल से लिंक फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये कॉइल है, जब इससे पास होने वाली फ्लक्स लाइंस, फील्ड लाइंस, जिसको हम फ्लक्स कह रहे हैं, फील्ड लाइन जिसको फ्लक्स बोला जाएगा, ये ज्यादा है तो फाई ज्यादा बोला जाएगा। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। और जब ये फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी तो फाई की वैल्यू डिक्रीज होगी, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो मैग्नेट के मोशन करने से इफेक्ट क्या पड़ा, कॉज क्या था मोशन की वजह से, मोशन की बार मैग्नेट के मोशन से करंट प्रोड्यूस कैसे होगा। तो उसका सबसे पहला कॉज में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है कि जब मैग्नेट इसके पास आती है तो इस कॉइल के अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ जाती हैं और दूर जाने पर इस कॉइल के अंदर से जाने वाली फील्ड लाइंस कम हो जाती है और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को फ्लक्स बोला जा रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है व्हेन बार मैग्नेट अप्रोचेस टू द कॉइल और फ्लक्स कम हो जाता है जब बार मैग्नेट कॉइल से दूर चले जाता है। तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो बार मैग्नेट की मोशन करने से फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जो बार मैग्नेट का मूव कर रही है उसकी वजह से कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फेराडे ने मैथमेटिकली प्रूफ करके हमें बताया, अकॉर्डिंग टू फेराडे, कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ द कॉइल, EMF produced at the ends of the coil is directly proportional to the change in flux per unit time. Change in flux per unit time. और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्योंकि ये जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है ये इसी चेंज का अपोज करता है। जो ये EMF प्रोड्यूस हो रहा है ये इस होने वाले चेंज का अपोज करता है, इसलिए नेगेटिव साइन आता है। कैसे करेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जब बार मैग्नेट मोशन करेगी तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस इस पर ज्यादा एंटर होंगी, या फिर जब बार मैग्नेट दूर चली जाएगी तो फील्ड लाइंस इस कॉइल में कम एंटर करेंगी, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ईएमएफ। ये ईएमएफ ई बना, तो कॉइल के एंड्स पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ई। अगर सर्किट ब्रेक है, क्लोज सर्किट है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिससे हम मेजर कर सकते हैं। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो एक करंट फ्लो होने लगेगा जिसको गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। If circuit is closed, then a current flows in the circuit, which is detected by galvanometer. तो galvanometer उस करंट को डिटेक्ट करेगा। और फेराडे के अकॉर्डिंग जो ये करंट प्रोड्यूस होगा इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वो इस बार मैग्नेट के मोशन का अपोज करता है। करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो बार मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी? करंट किसी के मोशन का अपोज कैसे कर सकती है, इसके बारे में समझिए। और ये करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि ये बार मैग्नेट के मोशन का अपोज करती है। इस अपोजिंग नेचर को शो करने के लिए यह नेगेटिव साइन यूज किया। तो ये जो करंट है ये किसी भी बार मैग्नेट के मोशन का अपोज कैसे कर सकती है, इसको स्टडी करेंगे। ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है और इसके पास आप बार मैग्नेट को ला रहे हैं। एन पोल उसका इस कॉइल के पास लाया जा रहा है।
तो जब एन पोल इसके पास आएगा तो यहाँ से इस साइड से देखने पर आप देखेंगे कि इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इस पर ऐसे करके आपने जो वायर के टर्न्स बना रखी है, अभी तो ये कॉइल बनती है ऐसे, जैसे ये कॉइल है, इस पर वायर को टर्न बनाना। तो जब हम यहां से देखेंगे तो ये करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक। यहां से देखने पर व्यू कुछ इस तरह से आएगा, करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। वॉच पर 12 से 9 से 6 इस तरह ऐसे वॉच के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये मिलाने पर बनता है इसका इंप्रेशन एन जैसा। तो ये इस कॉइल का एन पोल बनेगा। जब हम एन को पास ला रहे हैं तो इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज करंट एन पोल बना। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट के एन पोल की, और एन को रिपेल करता है, एन को रिपेल करता है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो इस ये एन को दूर भगाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि करंट का डायरेक्शन इस प्रकार है कि वह इस बार मैग्नेट के मोशन का अपोज कर रहा है, बार मैग्नेट के मोशन का अपोज कर रहा है। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जब हम बार मैग्नेट के एन पोल को इस कॉइल के पास लाएंगे तो करंट का डायरेक्शन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एन पोल की तरह बिहेव करेगा, तो एन को रिपेल करेगा और इसको पास आने से रोकेगा। अगर आप एन को दूर, एन का मोशन अवे हो रहा है, अवे फ्रॉम द कॉइल, दूर ले जाए, तो जिस मोमेंट पर एन को आप दूर ले जाना शुरू करेंगे, पहले एन पास आ रहा था तो ये एन था और एन के पास आने का अप्रोच कर रहा था। जिस मोमेंट पर आप बार मैग्नेट को दूर ले जाने लगेंगे, यानी कि एन को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, जिस मोमेंट पर सेम इंस्टेंटली उसी समय यहां करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए और ये एस की तरह बिहेव करेगा, ये एस पोल की तरह बिहेव करेगा। यहां पर करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। कब? जब एन को आप पास आ रहे थे और आप दूर ले जाएंगे, तो यहां पर डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, जिसका इंप्रेशन एस होता है। ये एस पोल की तरफ बढ़ जाएगा और एस पोल बनकर अब ये एन को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा इस पर, अट्रैक्ट। अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब ये एस एन को अपनी लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये एन पास आ रहा था तो ये एन बनकर इसके पास आने का अप्रोच कर रहा था। अब एन को दूर ले जा रहे हैं तो ये एस बनकर एन के दूर जाने का अप्रोच करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द मोशन, इट अपोज द रीजन बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो उसी रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। इट ऑलवेज अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। जब एन पास आ रहा था तो एन के पास आने से करंट प्रोड्यूस हुई और इसने पास आने का अपोज किया। अब एन दूर जा रहा है तो एन के दूर जाने से क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रही है और वो इसके दूर जाने का अप्रोच कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो जिस कॉज से एन दूर जा रहा है तो दूर जाने का अप्रोच करेगी करंट, और एन पास आ रहा है तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि पास आने का अप्रोच करेगी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम जब एन को पास ला रहे होते हैं तो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं, उस मैकेनिकल वर्क को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जिससे करंट फ्लो होता है। अगर मैग्नेट खुद से खुद अपने आप इधर आने लगे, जब मैं एन को पास ला रहा हूं और ये एन नहीं बनेगा तो मैग्नेट इजीली इसके पास आ जाएगी और करंट प्रोड्यूस हो जाएगी विदाउट डूइंग एनीथिंग।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से जब हम एन को पास आएंगे तो यहाँ करंट का डायरेक्शन इस तरह होगा कि वो एन को पास नहीं आने देगा. वी हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो जब हम मैग्नेट को इसके पास लाते हैं तो इसमें ज्यादा फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी, कॉइल के अंदर ज्यादा फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी, और जब मैग्नेट इससे दूर चली जाएगी तो कॉइल्स के अंदर कम फील्ड लाइन्स रह जाएंगी. हेंस फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. क्लोज सर्किट है तो करंट भी फ्लो होने लगेगी, and the direction of current is such that it always opposes the cause by which it is produced. n को पास आएंगे तो यहाँ n बन जाएगा और n के पास आने का अपोज करेगा. n को दूर ले जाएंगे तो यहाँ s बनेगा और n के दूर जाने का भी अपोज करेगा. इसलिए यह नेगेटिव साइन लगाया गया है. तो अभी ईएमएफ और करंट का नेचर इस तरह का होता है कि वो उसी कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है. ऐसा n के साथ ही नहीं है, s के साथ भी ऐसे ही होगा. अगर आप s को दूर ले जाओगे तो यहाँ n बन जाएगा और s को दूर नहीं जाने देगा. n बनेगा तो n s को अट्रैक्ट करेगा. जब आप s को पास लाएंगे तो यहाँ पर s बनेगा और s को रिपेल करेगा, दूर. तो करंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसे रहेगा कि जिस वजह से, जिस मोशन की वजह से ये प्रोड्यूस होगी है उसी का अपोज करेगा. ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था जो फैराडे और हेनरी ने किया था, जिससे हमें कुछ नॉलेज मिली, कुछ जानकारियां मिली, कुछ की पॉइंट्स थे इसके. पहला, मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ट्रीटेड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द. नंबर 2, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द कॉज ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड. Negative sign indicate that direction of current is such that it always opposes the motion. It always opposes the current. Why which it is present. S को पास लाएंगे तो S बन के इसका अपोज करेगा. S को दूर ले जाएंगे तो N बनकर दूर जाने का भी अपोज करेगा. Clockwise current is equivalent to S pole and anti-clockwise current is equivalent to N pole. Anti-clockwise current N pole के equivalent, और clockwise current S pole के equivalent. Experiments of Faraday and Henry. 6.2 according to NCERT. एक्सपेरिमेंट 6.1 में हमने पढ़ा था कि यहाँ एक बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट को इस कॉइल के रिलेटिव मोशन कराया जाता है. तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से पास आउट होती हैं, जिससे कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है. एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे, जब किसी भी कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज होता है तो उस पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. और सर्किट क्लोज है, सर्किट अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होने लगती है, और वो करंट और ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि वो उसी का अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है. उसी का अपोज करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है. यह हमने एक्सपेरिमेंट 6.1 में सीखा. When there is a relative motion between coil and magnet, इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट की बात बताऊंगा. When there is a relative motion between bar magnet and coil, then due to change in magnetic flux linked with the coil, and EMF is produced at the ends of coil. And that EMF is known as induced EMF. And if circuit is closed, a current start to flow in circuit is known as
induced current, and the direction of that current, that induced EMF, that induced current is such that it always opposes the cause by which it is produced. That is called Lenz law. Lenz, इसी को हम Lenz law कहते हैं. And all that phenomena, जो कुछ भी हो रहा है, all that phenomena is known as EMI, electromagnetic induction. ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एक्सपेरिमेंट 6.2 में हम पढ़ेंगे कि हमने बार मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया कॉइल से. जरूर नहीं है कि यहाँ बार मैग्नेट की, क्योंकि कोई भी कॉइल बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होती है, उसमें भी एन और एस पोल बनती हैं बार मैग्नेट के तरह. एन और एस पोल बनते हैं उसके अंदर. तो हम किसी भी बार मैग्नेट को कॉइल से रिप्लेस कर सकते हैं. तो एक्सपेरिमेंट 6.2 में हमने बार मैग्नेट की जगह एक कॉइल ले ली है. इस कॉइल का डायरेक्शन करंट का ये है. अगर आप इसको कॉइल को इस तरह से देखेंगे तो आपको आइडिया हो रहा है वायर उल्टा घूमकर आ रहा है पीछे से, यानी वायर इस साइड से इधर घूम रहा है. ये पीछे से निकल कर इधर आ रहा है. यहां से बाहर गया ऐसे, पीछे से होता हुआ इस साइड, पीछे से होता हुआ आ गया ऐसे. तो इस साइड से देखने पर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगी तो क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज. तो ये करंट कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर एन बनेगा और इधर एस. तो ये बार मैग्नेट की इक्विवेलेंटली है. जैसे हम किसी बार मैग्नेट को हमने रख दिया एन. अब जब आप इसे इस साइड मोशन करा रहे हैं, इस तरह लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये 6.1 एक्सपेरिमेंट की तरह से ही है कि बार मैग्नेट इधर आ रही थी, अब ये कॉइल इधर आ रही है, यानी एस पोल इसके पास आ रहा है. और जब एस पोल इसके पास आएगा तो इसमें इसकी फील्ड फ्लक्स लाइंस, जब हम इसको इसके पास लाएंगे तो इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इसमें से ही पास होगी. इसकी फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी. पास लाने पर ये फील्ड लाइंस और ज्यादा एंटर करेंगी. जब ये कॉइल और ज्यादा क्लोज आएगी तो ये फील्ड लाइंस और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, यानी इससे लिंक, इस कॉइल से लिंक फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा. और जब इससे लिंक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो E इक्वल -d∅/dt फैराडे लॉ से इस पर EMF इंड्यूस्ड होगा और सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट भी इंड्यूस्ड होगी. और करंट का डायरेक्शन इधर से देखने पर क्लॉकवाइज ही होगा, जिससे ये एस पोल बनेगा. डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट, इधर से देखने पर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, जिससे ये एस बन जाएगा और एस के पास आने का ये कॉइल इसको अप्रोच कर रही है, यानी कि एस इसके पास आ रहा है. तो इधर वाला एंड एस बनेगा और एस बनकर इसी के पास आने का अप्रोच करेगा. कल हमने बताया था क्लॉकवाइज करंट क्या बनाती है? एस पोल. क्लॉकवाइज करंट एस पोल बनाती, ये बात आपको बताएगी. तो इधर भी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा और ये एस पोल बनेगा, तो एस एस के पास आने का अप्रोच करेगा. लेंज लॉ देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द मोशन बाय व्हिच इट इज मूविंग. तो एक्सपेरिमेंट 6.2 में फैराडे और हेनरी ने बताया कि बार मैग्नेट का होना नेसेसरी नहीं है. आप बार मैग्नेट की जगह दो सेपरेट कॉइल का भी यूज कर सकते हैं. बार मैग्नेट होना नेसेसरी नहीं है. और जरूर नहीं है कि इस कॉइल को ही मोशन में लाया जाए. आप इसको रोककर इसको मोशन में ला सकते हो, तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा. रिलेटिव मोशन करा सकते हैं, इसको रोककर इसे मोशन में ला सकते हैं, इसको रोककर दोनों में से कोई भी मोशन कर सकते हैं, कोई भी मोशन में आ सकते हैं. एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3. एक्सपेरिमेंट 6.3 अकॉर्डिंग टू NCERT बुक क्लास 12. 6.3 एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आपको ये समझाया गया है, रिलेटिव मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF.
इससे पहले वाले 6.1 एक्सपेरिमेंट में हम बार मैग्नेट को रिलेटिव मोशन में ला रहे थे। एक्सपेरिमेंट 6.2 में हम बार मैग्नेट को रिप्लेस कर देते हैं कॉइल से, और कॉइल रिलेटिव मोशन करती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट 6.3 में इस रिलेटिव मोशन को ही हटा दिया। अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड हेनरी, रिलेटिव मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर इंडक्शन, फॉर EMI, फॉर इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMI। मोशन नहीं कराएंगे। यहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। सपोज रियोस्टेट लगा दिया, इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ टैपिंग की लगा देते हैं। जैसे ही हम टैपिंग की से इसको क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो होते ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इसका फ्लक्स 0 से अचानक इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज होने से EMF प्रोड्यूस होगा। EMF जो प्रोड्यूस होगा, जो भी EMF प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी अपोज करेगा उसी पॉज का जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने की को यहां पर प्रेस किया, की प्रेस करते ही इसमें करंट 0 से बढ़ने लगे और अपनी स्टेडी वैल्यू तक पहुंचे। जब तक ये सर्किट ब्रेक है तब तक इस कॉइल में करंट 0 है। जैसे ही मैं इसको टैप करूंगा, इस की को टैप कर दूंगा, तो करंट 0 से बढ़कर स्टेडी वैल्यू तक जाएगी। सपोज 5 एम्पियर करंट मैक्सिमम फ्लो कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो इसमें करंट 0 से 5 तक इंक्रीज होगा। इसमें करंट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इसका, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स 5 करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसमें करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक कर रहा है। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है तो इसका फ्लक्स भी बढ़ेगा, और जब इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स में चेंज होता है और टाइम तो EMF इंड्यूस हो जाता है, और EMF इंड्यूस होकर उसी रीजन का अपोज करता है जिससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेन कॉज क्या था? करंट का बढ़ना। करंट 0 से इंक्रीज हो रही थी, करंट 0 से बढ़कर 5 जाना, तो EMF इंड्यूस होकर इस करंट के इंक्रीज होने से रोकेगा, इस करंट को इंक्रीज होने से रोकेगा। इसको हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे हमने इनर्शिया में पढ़ा था, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट वांट टू बी एट रेस्ट। ऐसे ही अगर करंट इसमें 0 है तो वो 0 रहना चाहेगा, 0 से बढ़ना नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा करंट 0 से बढ़कर 5 एम्पियर स्टेडी वैल्यू 3, 4, 5 जो भी है उसको उस वैल्यू तक जाए। करंट 0 का 0 बना रहना चाहेगा, लेकिन हमने यहाँ पर की को टैप करके करंट की वैल्यू 0 से बढ़ाकर 5 एम्पियर 4 एम्पियर तक लेगा, तो इस करंट के बढ़ने का अपोज करेगा इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, और अपोजिंग कॉज कौन बनेगा? EMF, और EMF की वजह से यहाँ करंट प्रोड्यूस होगी। करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो इसके बढ़ने का अपोज करेगा। इसमें जो चेंज हो रहा है उसके चेंज का अपोज करेगा। इस तरह से करंट का डायरेक्शन होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि ये अपोज किस तरह करता है, ये अपोज किस तरह से करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जब हम बाहर मैग्नेट S को पास लाते हैं तो S को पास लाने से S की स्ट्रेंथ इसके लिए बढ़ जाती है। मान लीजिए मेरे पास ये मैग्नेट है और मैं इस मैग्नेट को इसके पास ला रहा हूं, अपने ये कोई ऑब्जेक्ट है इसके पास ला रहा हूं, इतनी दूर से इसका इफेक्ट कम होगा। ये S पोल तो S पोल इतनी दूर से इफेक्ट कम डालेगा, पास आके इफेक्ट ज्यादा डालेगा, और पास आके ज्यादा इफेक्ट डालेगा। दूर से S पोल का इफेक्ट कम होगा, पास आकर S पोल का इफेक्ट ज्यादा होगा।
यानी दूर से इसकी एस पोल की स्ट्रेंथ कम रहेगी और पास आके ऐसा लगेगा इस एस पोल की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। जैसे एक बल्ब लगा हुआ है, दूर से उसको हमें ग्लो कम करेगा, पास आकर बहुत डेजली कर देगा, आंखों पर चकाचौंध आएगी। तो एस को जब हम पास आते हैं तो ऐसा लगता है कि एस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जैसे बल्ब को पास लाने पर ऐसा लगेगा कि बल्ब की चमक बढ़ रही है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यहां से देखने पर ये डायरेक्शन, तो ये एन पोल बनेगा और इधर एस पोल बनेगा। अगर इधर का एन है तो दूसरी साइड का एस है। इधर से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज एन बनेगा, तो निश्चित ही उधर एस होगा, एस होगा। अब जब मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो इसमें करंट पहले 1 एम्पियर होगा, 0 से 1 होगा, तो एस की स्ट्रेंथ 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग होगी। पहले सर्किट ब्रेक था तो एस पोल की स्ट्रेंथ 0 यानी एस था। जैसे सर्किट को क्लोज किया तो यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, तो एस पोल की स्ट्रेंथ 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। करंट इंक्रीज होकर 2 होगा तो एस पोल की स्ट्रेंथ 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। करंट और इंक्रीज करेगा, 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो एस पोल की स्ट्रेंथ, एस पोल की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह तो बिहेव कर रहा है जैसे कि एस इसके पास जा रहा हो। तो जब एस पास जाता था तो यहाँ क्या होता था, ये एस बनकर इसके पास आने का अपोज करता है। और अब ये एस पास तो नहीं जा रहा, लेकिन इसमें करंट बढ़ रही है, तो ये पास बैठे बैठे वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जैसे कि ये पास जा रहा है। दूर बैठे बैठे ही इसमें करंट इंक्रीज हो रही है, तो करंट इंक्रीज होने की वजह से ये एस वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जैसे कि एस इसके पास में जा रहा है। तो ये इसके पास आने से रोकने के लिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन फिर से ऐसा हो जाएगा कि ये एस पोल बनेगा और एस इसका अपोज करेगा, तो सब कुछ वही होगा। इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा, ईएमआई का फिनोमेना भी होगा, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट 6.3 में आपको जो बताया गया, रिलेटिव मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, relative motion is not absolute requirement for EMI, electromagnetic induction। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के की पॉइंट्स क्या है, वही सिंपल जो आपको बार बार हम डिस्कस करके बता चुके हैं। तो एक बार फाइनली EMI के की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। EMI के की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। When there is a relative motion between bar magnet and coil or between two coils, and EMF is induced at the ends of coil which oppose the cause by which it is produced. That EMF is known as induced EMF. And a circuit is closed, a current begins to start. That current also opposes the cause by which it is produced. That current is known as induced current, and this phenomena, that nature, is known as EMI, electromagnetic induction. Lenz law. According to Lenz law, the direction of current is such that it always opposes the cause by which it is produced. Lenz law भी इसी से रिलेट करता है। Lenz law depends upon conservation of energy. Conservation of energy पर भी डिपेंड करता है। मैंने आपको समझा ही रखा है। Lenz law is based upon conservation of energy. अगर हम S को पास ला रहे हैं और ये S के पास आने का अपोज नहीं करेगा, तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डूइंग एनी वर्क मिलेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। जब हम मैग्नेट को पास आते हैं और ये इसका अपोज करता है पास आने का, तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल एफर्ट, वी हैव टू डू मैकेनिकल वर्क, एंड दैट मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स व्हाई लेंज लॉ डिपेंड्स अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम रिलेटिव मोशन नहीं करा रहे तब इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट रोल प्ले करेगा।
जब आप इस की को टैप करोगे तो यहाँ करंट 0 से इंक्रीज होगा, तो यहाँ करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट है तो ये एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और करंट के बढ़ने का अपोज करेगा। और अगर हम सर्किट ब्रेक कर देंगे तो करंट अपनी स्टेडी वैल्यू से घटकर 0 होगा, तो ये करंट के डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा। तो जब भी हम की को ऑन ऑफ करते हैं तो उसी समय के लिए, ठीक तभी के लिए जब ऑन ऑफ करते हैं, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये करंट का अपोज नहीं करता, ये करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। जैसे इनर्शिया रेस्ट या मोशन का अपोज नहीं करता। इनर्शिया जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो उसका अपोज करेगा, या यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाएंगे तो उसका भी अपोज करेगा। ऐसे ही करंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने का अपोज करेगा, और करंट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा, लेकिन करंट का अपोज नहीं। तो जब हम की को ऑन करते हैं, यानी सर्किट चालू करते हैं, तो करंट इंक्रीज होता है, तब ये करंट के इंक्रीज होने का अपोज करता है। तो जब सर्किट ब्रेक कर देते हैं तो करंट डिक्रीज होता है, तो ये करंट के डिक्रीज होने का भी अपोज करता है। तो सिर्फ उसी समय के लिए जब ये करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने का अपोज करने के लिए, मान लो इसमें करंट इंक्रीज हो रही है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज के इफेक्ट को कम करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देगा, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और मान लो क्लॉकवाइज करंट डिक्रीज हो रही है, क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रही है, तो इसमें क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है। तो क्लॉकवाइज डिक्रीज के इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें भी क्लॉकवाइज आ जाएगी, तो क्लॉकवाइज प्लस होगी, इफेक्ट को बढ़ा देगी। फिर से समझेंगे, अगर इसमें क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आएगी, तो क्लॉकवाइज के इफेक्ट को कम करेगी। और क्लॉकवाइज डिक्रीज हो रही है तो यहाँ क्लॉकवाइज आएगी और क्लॉकवाइज के इफेक्ट को बढ़ाएगी। इंक्रीज भी नहीं होने देता और डिक्रीज भी। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।